हेलो प्यारे प्यारे नटखट नटखट शरारती शरारती बच्चों, क्या हाल है। सर शरारती? हम शरारती कहाँ हैं और कौन शरारती? मैं शरारती हूँ क्या? बहुत नटखट हूँ, मुझे सब पता है, सब पता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड लास्ट यूनिट है, मतलब अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सांस से ले रहा है अपनी बिल्कुल आखिरी वाली, ख़त्म होने को आया। सर कब से कह रहे हो आप ख़त्म होने को आया? ये ख़त्म ही नहीं होता दिखता है। सबसे लंबा पार्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ ना। पूरी लॉ एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। स्टिल मैं हमेशा सबसे पहले इसी को कराता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन ये है ना कि मैं बाकी चैप्टर्स पहले करा दूँ इसको बाद में, ताकि आपको एक रिलैक्सेशन रहे कि ठीक है कि सर सिलेबस फिनिश हो गया, बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रह गया ना। लेकिन मैं इसको सबसे पहले कराता हूँ। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया है ना कि आपको ना लॉ पढ़ना समझ में आ जाता है। बाद के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ना मतलब कहने के लिए वो लॉ हैं, उतना ज़्यादा उसमें लीगल कंसेप्ट्स नहीं है, बट इसको समझने के बाद जब आप उसको पढ़ते हो तो उसको और बेटर तरीके से समझ पाते हो। प्लस इस चैप्टर के लिए रिवाइज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। सो दैट्स वाई मैं इसको पहले पढ़ाता हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो डेफिनेटली मैं इसी से 100% रिलेट करके चलूँगा, तो वहाँ पे तो आपको फील ही नहीं होगा कि हम कुछ नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है कि हमने पढ़ चुके हैं। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ा है, मैंने आपको बहुत टाइम से बता रहा था कि ये आएगा चैप्टर, बट इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बट बेसिक हमें पता है। कितने पेजेस का है हमारी बुक के हिसाब से? ये सिर्फ 4 पेजेस का है। 4 पेजेस में भी लास्ट पेज में तो उतना कंटेंट होगा नहीं, चलो कंटेंट पूरे 4 पेजेस का है, ठीक है। सो एज पर आवर बुक जस्ट 4 पेजेस हमें पढ़ने हैं और ये यूनिट हमारी फिनिश। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक है, देखो वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर अभी जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, तो उनमें कुछ ऐसा है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच में सबसे पहली बात आती है ब्रीच। ब्रीच का मतलब एक तरह से कह सकते हो ब्रेक, लेकिन ब्रेक करना, तोड़ना। ब्रीच की जगह ब्रेक एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है। सो यहाँ पे इसको समझ सकते हो कि ऐसे स्पेलिंग कर सकते हो कि BREAK, ठीक है। सो ब्रीच का मतलब है तोड़ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आप किसको तोड़ रहे हो, किसको ब्रेक कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट को। ब्रीच वर्ड ही यूज़ करना, ब्रेक वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया मतलब जो हम पिछले बार पढ़ते आ रहे हैं ना, A ने B से वादा किया तो निभाना पड़ेगा, मगर उसने बीच में मना कर दी कि मैं तो करता नहीं हूँ, गुड्स डिलीवर नहीं करता हूँ। गुड्स मिल गई तो B ने कह दिया मैं पेमेंट नहीं करता हूँ। ऐसी ऐसी सिचुएशन हमने बहुत सारी देखी। सो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। अगर कोई आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? बात हुई आपके बीच में और मेरे बीच में, मैं पढ़ाऊंगा और आप मुझे फीस दोगे। फीस तो मैंने ले ली, पढ़ाया मैंने है नहीं। आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। जैसे रेमेडी जो वर्क होता है, ये जो वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं मेडिकल उसमें। जब कोई बीमारी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इसका इलाज क्या। तो रेमेडी का मतलब एक तरह से क्या है? इलाज, ठीक। फिर उसके अलावा A ने कहा था कि मैं सेल करूंगा गुड्स सेल होगी, सामने से पेमेंट नहीं आई, तो यहाँ पे भी क्या अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और इसमें क्या होगा? दूसरे पर्सन को कोई ना कोई राइट मिलेगा। अब राइट क्या मिलते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने समराइज उसमें पढ़ा था। सबसे पहला राइट, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, चाहे तो उसको कैंसिल करवा दे, मतलब वॉइडेबल का राइट। प्लस वो डैमेज तो क्लेम कर ही सकता है। बात समझ में आई ना? तो वही सब तो हमें घुमा फिरा के यहाँ पे पढ़ना है। अरे है क्या, CA इंस्टीट्यूट हमें बार बार एक ही चीज़ पढ़ाते रहता है। उनको नहीं पता है कि कितने जीनियस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। एक लाइन लिख दी ना तो स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में आ जाती है बहुत डिटेल में, पता नहीं, फिर भी बताते रहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी क्या है? सबसे पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये एक्चुअल में 2 टॉपिक हो गए, भी समझ में आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका इलाज क्या है, रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ में हमारे पास टोटल मिला के ये 5 सॉल्यूशंस होते हैं। और जब डैमेज की फिर उसमें बात होती है कि एक ऑप्शन हमारे पास डैमेज क्लेम करने का है। डैमेज क्लेम करने की जब बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास 5 तरीके की डैमेज चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि इसमें से एक प्रीफिक्स डैमेज होती है, जिसके अंदर 2 तरीके की प्रीफिक्स डैमेज हो सकती है। तो ये मेरा पूरा का पूरा चैप्टर है, बस इतना सा पढ़ना है, नन्ही सी बात है, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? हर बुक कुछ कहती है
वी हैव सो फार सीन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, हमने अब तक देख लिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया, और हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड एज वेल एज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी पुट टू एंड एंड, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम कर सकते हैं और कैसे उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। वी शैल नाउ डिस्कस अबाउट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो उसको क्या सॉल्यूशन होगा, एंड ऑल्सो द मोड इन विच कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड। ये तो समझ में आया कि अगर किसी ने केस तोड़ मतलब फॉलो नहीं करा, अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो सामने वाला उसके ऊपर डैमेज और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, मगर वो डैमेज वो कंपनसेशन किस तरह से चार्ज करेगा, कैलकुलेट किस तरह से करेगा। ऐसे तो ना कुछ भी, मान लिया आपने मुझे गुड्स नहीं दी, अभी आपने गुड्स नहीं दी मुझे 5,000 रुपये की, मैं कह रहा हूँ 5 लाख का केस फाइल कर दिया आपके ऊपर कि 5 लाख रुपए मुझे पे करो। मैं कोर्ट कह रहा है किस तरह के कि आप कह रहे हो कि भाई 5 लाख के किस हिसाब से, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो 5,000 तक का हिसाब बताओ। मैंने कहा नहीं, इसमें तुमने 5,000 रुपये नहीं दिए, मैंने किसी और को ऑर्डर दे रखा था, वो मेरा एक कस्टमर ख़त्म हो गया, उसके आने वाले फ्यूचर में भी मुझे उसका नुकसान हुआ, प्लस मेरी गुडविल ख़त्म होगी, मैंने उसको कहा था टाइम टू टाइम दे दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो उसके लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए ना, ऐसे तो कोई भी कितने भी पैसे मांगेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 अलग अलग लाइन में लिखा है, बट आपको एग्जाम में इसको सिंगल लाइन में लिख के आना है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, जब जिस दिन को वो काम करना था उस दिन को आपने मना कर दिया। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जब आपकी ड्यू डेट होगी ना तब आपने मना करा है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे क्या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइन को रहने देना, इसको स्किप करना। यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम, मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि 10 तारीख को मुझे क्या कर देना, आप सामान डिलीवर कर देना। ए है बी है, ए ने कहा बी को मैं करूँगा गुड्स डिलीवर, किस तारीख को? 1 सितंबर को फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं जो डेट्स लेता हूँ रैंडमली लेता हूँ, कभी कहीं आप सोचो लाइव बैच में भी कि सर रिकॉर्डेड दिखा रहे हो गया, मुझे पता है आज 1 सितंबर नहीं है, ठीक है, ऐसी रैंडमली ले लेता हूँ, डेली की डेली लाइव क्लास ही हो रही है ये आपकी। ठीक है, सो ए ने क्या कहा कि मैं 1 सितंबर को आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अब जैसे ही 1 सितंबर आई, उसने क्या कर दिया, सॉरी मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। ये वाला कैसा कहलाएगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एट ड्यू डेट, कि जो आप सॉरी कर रहे हो ना, सॉरी जो कह रहे हो, मतलब जो आप मना कर रहे हो, जो आप रिफ्यूज कर रहे हो, जो आप ब्रीच कर रहे हो, तो ब्रीच कब हुआ है? एट ड्यू डेट। क्लियर हुआ? फिर दूसरा टॉपिक आता है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी में क्या होता है, बिफोर ड्यू डेट होता है, मतलब 1 तारीख से पहले ही, बीच में किसी भी दिन आप मेरे पास आए, आपने कहा, मतलब ए ने क्या कहा, सॉरी मैं ना फ्यूचर में आपको सामान नहीं दे पाऊंगा, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। ए फॉर एग्जांपल मेरे पास कब आ गया, 15 अगस्त को आ गया। ठीक है, 15 अगस्त में मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि देखो मैं ना आपको क्या सामान डिलीवर नहीं कर पाऊंगा 1 तारीख को। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा था कि 1 तारीख को सामान दे दूंगा, बट अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, लाइक उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, आपका ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहा है, या उसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो सामान मेरे पास नहीं है, वॉट एवर द रीज़न इज़, तो वो अपने वादे से मुकर रहा है ना, तो ये भी क्या है, ब्रीच है। ये कब होगा, बिफोर ड्यू डेट। क्लियर हुआ? देखते हैं पहले वाले में क्या है, यहाँ पे क्या बात हुई है, रिफ्यूजल टू परफॉर्म करा है उसने शेड्यूल डेट पे, जो डेट हुई थी ना बात हमारी फाइनल, उस तारीख को। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ड्यू होगा। इस लाइन को कट कर देना। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? फिर इसके बाद आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी में क्या है,
इट अकर्स व्हेन पार्टीज रिफ्यूजेस और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन बिफोर द ड्यू डेट। कब? ड्यू डेट से पहले परफॉर्मेंस। मतलब सीधी सी बात, जब वो पार्टी, कोई एक पार्टी जो है उसमें से मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है या डिसेबल हिमसेल्फ या कुछ ऐसा कर देती है जिससे वो उस लायक ना बचे कि वो डिलीवर कर पाए। ठीक है, सो मतलब ये डिसेबल हिमसेल्फ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेरे लिए क्या है, रिफ्यूज कर देती है। क्लियर? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। जो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, मतलब टाइम से पहले आप दो तरीके से मना कर सकते हो, एक्सप्रेसली बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। वर्ड में होना चाहिए, वर्ड हमेशा मेरा कैसे होते हैं, या तो स्पोकन होता है, ओरल होता है, या फिर रिटन होता है। ठीक है, सो मतलब बोल के आप कर सकते हो या फिर इम्प्लाइड कर सकते हो। जैसे ये तो पढ़ा था ना हमने, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, सो वहाँ पे देखा था कि ओरल भी हो सकता है हमारा, और कैसा हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, सो दोनों तरीके से आप मना कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, अगर आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच करा है, मतलब अपना वादा जो है वो तोड़ा है, तो उसका क्या असर होगा। द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फॉर फर्दर परफॉर्मेंस फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन। सामने वाले को ना ऑप्शन मिलेगा, मतलब उसको तो क्या हो जाता है, प्रॉमिसी को, प्रॉमिसी कौन, बी, और बी ने प्रॉमिस करा है तो ए, मतलब सामने वाली पार्टी है। मेन चीज़ ऐसी है जो हमने यहाँ पे देखा था ना, इस वाले एग्जाम्पल में ही मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ए ने बी को कहा गुड्स डिलीवर करने के लिए, सो यहाँ पे प्रॉमिसी कौन है, ये है। ठीक, बी ने ए को कहा पेमेंट करने के लिए, अब प्रॉमिसी कौन है, ए है। बात समझ में आई? क्योंकि देखो, जब मुझे सिंपल क्वेश्चन आता है मेरे पास, मतलब आपके पास कभी कोई सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जहाँ पे आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, तो सीधा सीधा लिख के आओगे कि बी प्रॉमिसी है, ए प्रॉमिसर है, बात खत्म। ठीक है, जब क्वेश्चन बाद के चैप्टर्स में से आते हैं, जहाँ से आपने क्या पढ़ लिया कि देखा कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर एग्रीमेंट में मेरे पास दो प्रॉमिस होते हैं, उसके बाद वाले किसी टॉपिक में से आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि हाँ दो जगह से प्रॉमिस हो रहे हैं, सो उसमें कोई भी पर्सन हो सकता है। अभी यहाँ पे तो सिंपल है ना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो सिंपल है, प्रॉमिस ही वर्ड यूज़ करा है। यहाँ पे तो इन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, सिंगल वाले की बात कर रहे हैं, हम डबल वाले की बात कर रहे हैं, बट प्रॉमिस ही अपने आप में, अब मुझे अगर मैं डिटेल में आपको बताऊँ तो समझ में आता है कि क्या ए और बी दोनों में ही कोई भी प्रॉमिस ही हो सकता है। प्रॉमिसी के पास क्या ऑप्शन है, देखो, 1 सितंबर को आपको क्या करना था, मुझे गुड्स डिलीवर करनी थी। ठीक है, आप कब आए मेरे पास, 20 अगस्त को आ गए। ठीक है, जब आप 20 अगस्त को आए, आपने कहा कि सॉरी सर मैं आपको आगे डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपके अगेंस्ट में क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास लॉ ने दो ऑप्शन दिए, क्या करा है, दो ऑप्शंस दिए मुझे। या तो मैं क्या कहूँगा, आपको कहूँगा ओके, क्या कहूँगा, ओके कहूँगा, यानी ब्रीच की जो आपने बात करी है ना, ऐसा एक्सेप्टेड, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है ब्रीच एक्सेप्टेड, ये भी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। लिखना कैसे होता है आपको, बुक की लैंग्वेज में। ठीक है, सो मतलब बुक की लैंग्वेज में मैं वर्ड टू वर्ड नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं ना, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। जैसे अभी इससे पहले वाले में मैंने एसएससी बताया था ना, तो ध्यान रखो एग्जाम में क्या लिख के आओगे। अगर आप एसएससी वर्ड नहीं समझ पाओगे एग्जाम में कि मुझे एसएससी लिखना है, तो आपके लिए पता है क्या, आता सब होगा बट एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं लिखूँ क्या, क्योंकि वहाँ पे ए और बी आप लिख नहीं सकते। जैसे ही आपने ए और बी लिखा था, वो सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल पहुँच गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन सेंटेंस जब लिख रहे होते हैं ना, उसी में ए और बी का रेफरेंस दे देते हैं। जब मेन सेंटेंस चल रहा है उसी में ए और बी करके बात कर रहे हो, अरे ये मेन सेंटेंस नहीं, फिर तो एग्जाम्पल बन गया। एग्जाम्पल देना है तो नीचे दो, ऊपर तो सिर्फ आपको मेन बात करनी है, तो ऊपर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, इस तरह के वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। क्लियर है? मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आपका ब्रीच एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और एक्सेप्ट कर दिया मतलब क्या, मतलब आपने, मैंने मान लिया कि आपने वादा अपना निभाने से तोड़ दिया, सो मैं आपसे क्या डैमेज क्लेम कर सकता हूँ। बात समझ में आई? डैमेज क्या कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ।
ये दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा अरे इतनी जल्दी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो 20 अगस्त है, आपके पास टाइम है, 10 दिन 15 दिन है, अभी सोच लो आराम से, ठीक है, 10-11 दिन अभी क्या, आराम से सोच लो। अगर 1 तारीख को आप डिलीवर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, फिर तो ब्रीच हो ही जाएगा, फिर तो मैं मान ही लूँगा कि आपने अपना वादा निभाया नहीं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे डिलीवर कर दोगे, अभी इतनी जल्दीबाजी में परेशान मत हो। सो मैंने क्या कहा, कंटिन्यू रखा इसको, कंटिन्यू रखा ना, तो अभी मजबूरी क्या है मेरे लिए, कंटिन्यू रखना, मतलब एक बार जो एक डिसीजन ले लिया ना तो ले लिया, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, पहला केस क्या कहता है, टू इधर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, कैंसिल, मतलब मैं उसको मान के चलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एंड स्यू द अदर पार्टी फॉर डैमेज, और सामने वाले को क्या करूंगा, केस फाइल कर दूंगा। मैं क्या मान के चलूंगा कि अरे आप मना कर ही रहे हो, 20 अगस्त को आया, आप कह रहे हैं मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा आप करोगे भी नहीं डिलीवर। सो मैंने उसको मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट चलो कैंसिल हो गया, और दूसरा अभी मैं क्या कहूँगा, आपसे डैमेज क्लेम करूँगा, ठीक। और मैं डैमेज जो भी क्लेम करूँगा आपको ड्यू डेट की वेट नहीं करूँगा, अब मैं 1 सितंबर तक का वेट नहीं करूँगा, आपसे कहूँगा भाई तुमने मान लिया ना तो बस ठीक है, मैं भी ओके कर रहा हूँ, मुझे डैमेज क्लेम पे कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसेंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसको कैंसिल नहीं करेगा और उसको अब भी ऑपरेटिव मान के चलेगा, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अब 1 तारीख तक मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप 1 तारीख तक का वेट कर लो, 1 तारीख को जैसा होगा देखेंगे। अब 1 तारीख तक का मैं वेट करूँगा, 1 तारीख तक आपने मुझे जो भी था सामान डिलीवर कर दिया तो ओके है, नहीं करा तो फिर मैं इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लूँगा और फिर डैमेज तो क्लेम कर ही सकता हूँ, आपने क्योंकि अपना वादा नहीं निभाया, ठीक है। और अगर कर दिया तो सब कुछ अच्छा है ही, यहाँ पे आपको फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें जो डिसीजन एक बार ले लेते हैं वो ले लेते हैं, उसको फिर बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके है पूरी तरह से। जो रिमेडीज़ हैं इसको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि यही है बस हमारा एक मेन अब टॉपिक बचा है, ठीक है। सो रिमेडीज़ जो हैं इसको धीरे धीरे करके एक एक करके नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं।